Hello dear students. Potassium ion concentration. It's very low in ECF and high in ICF. ECF में इसका जो concentration है वो है around 4 to 5 मिलीग्राम पर लीटर और हमारी बॉडी जो है वो पोटेशियम आयन के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी लो है और इसको बहुत ही नैरो रेंज में मेंटेन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इट विल लीड टू द सिम्टम्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। बट how the potassium ion concentration is going to affect the neuromuscular excitability। दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, हाइपो और हाइपर। अगर ये जानना है तो दिस वीडियो इज फॉर यू, वॉच इट, इट्स वेरी स्मॉल, समझ में आ जाएगा, लेकिन गो वॉच इट। तो हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया का इफेक्ट देखने से पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं। सो पोटेशियम जो है वो आउटसाइड है आपका 4 मिली इक्विवेलेंट ECF की तरफ और इन ICF इट इज 140 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सपोज ये आपका सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर है पॉजिटिव चार्ज जो हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर है ये नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है और बाहर पोटेशियम कम है। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो ये पोटेंशियल है इसको हम सपोज -90 मिलीवोल्ट इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख रहे हैं। सो इट इज बिटवीन -70 टू -90 फॉर नॉर्मली इन जनरल फॉर न्यूरो एंड मस्कुलर टिश्यूज। तो यहाँ पे हमने ले लिया -90, ये आपका नॉर्मल ओरिएंटेशन हो गया है। तो इस नॉर्मल ओरिएंटेशन में पोटेशियम बाहर 4 मिली इक्विवेलेंट और अंदर है 140 मिली इक्विवेलेंट। अब इसमें एक चीज क्या है कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने -90 कंसिडर किया है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पोटेशियम आयन का, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो पोटेशियम के लिए सबसे ज्यादा परमिएबल है। ठीक है, और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है बिकॉज ऑफ लीकी चैनल्स, इसलिए हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है। सो पोटेशियम विल गो आउट और पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करेगा और विच इज नियर टू -90 मिलीवोल्ट। तो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इस पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है पोटेशियम का। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल ओरिएंटेशन। नाउ अभी हम दो सिचुएशन डिस्कस करते हैं। पोटेशियम का जो है वो शिफ्ट हो गया नॉर्मल लेवल से, और एक सिचुएशन है जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया और दूसरी सिचुएशन है हाइपरकैलीमिया की। ईमिया मीन्स इन द ब्लड, so hypokalemia reduced potassium ion concentration in the blood, or you can say in ECF, and hyperkalemia increased potassium ion concentration in blood। तो अब जब हम बोलते हैं कि हाइपोकैलीमिया हो गया है, हाइपोकैलीमिया मीन्स यहाँ पे जो पोटेशियम है वो 4 से कम हो गया। सपोज मान लीजिए कि ये हो गया आपका पोटेशियम 4 की जगह पे ये हो गया 2 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पे है 140। तो अब हुआ क्या कि ये जो ग्रेडियंट था 140 से 4 वाला, अब ये 140 से 2 पे शिफ्ट हो गया। तो ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, ग्रेडियंट बढ़ गया है। ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से पोटेशियम का डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, बिकॉज डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और पोटेशियम का डिफ्यूजन जितना ज्यादा होगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अंदर की तरफ उतना ही नेगेटिव होगा। सो ये जो आपका -90 मिलीवोल्ट है ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स हाइपर पोलराइज साइड। तो हाइपोकैलीमिया की वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल शिफ्ट हो गया हाइपर पोलराइज्ड साइड में, जिसको आप बोलोगे मोर नेगेटिव। ठीक है, मोर नेगेटिव देन -90 मिलीवोल्ट। अब कोई भी मेम्ब्रेन अगर हाइपर पोलराइज साइड में शिफ्ट होती है, दैट मीन्स उसकी एक्साइटेबिलिटी जो है वो हमेशा कम हो जाएगी। एक्साइटेबिलिटी इज रिड्यूस्ड। तो जब मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई तो उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द न्यूरोमस्कुलर वीकनेस।
अब हम आते हैं हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सपोज यहाँ पे 4 था, अब 4 की जगह पे वो शिफ्ट हो गया है एंड इट इज गोइंग टू बी, मैं जरा इंक का कलर चेंज करती हूँ, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 4, सपोज ये 10 पे चला गया है, 4 से 10 मिली इक्विवेलेंट पे चला गया है, हाइपरकैलीमिया हो गया, ब्लड में पोटेशियम ज्यादा हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो ग्रेडियंट है 140 से 10 वाला, ये ग्रेडियंट 140 से 4 वाला जो ग्रेडियंट था अब 140 से 10 पे शिफ्ट हो गया। तो ये ग्रेडियंट हो गया अभी, इन दिस केस द ग्रेडियंट फॉर पोटेशियम आयन इज रिड्यूस्ड। ग्रेडियंट रिड्यूस हो गया तो पोटेशियम का डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा, बिकॉज डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन अगर कम हो गया पोटेशियम का तो पोटेशियम बाहर कम जाएगा, इट विल बी लेस, दिस डिफ्यूजन विल बी लेस। सो ये जो अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था दिस विल ऑल्सो बी लेस, और मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो -90 से शिफ्ट होके किस तरफ चला जाएगा, लेस नेगेटिव वैल्यू, सो इट विल बी लेस देन -90 मिलीवोल्ट। अब क्या हुआ, अब आप बोलोगे कि यहां पे तो ये मेम्ब्रेन जो है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज साइड में जा रही है, यहाँ पे हाइपरपोलराइज थी हाइपो में, और हाइपर में ये जा रही है डीपोलराइज्ड साइड की तरफ, तो इसकी एक्साइटेबिलिटी जो है वो बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहीं पर ही तो कैच है कि डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इफ मेम्ब्रेन रिमेन्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन in the potential of like -60, -70, ये रेंज में अगर मेम्ब्रेन लंबे टाइम तक रहती है तो उसके सोडियम आयन चैनल्स जो हैं वो इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। कौन से चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स विल बी इनएक्टिवेटेड। तो जस्ट सोडियम इनएक्टिवेटेड हो गए तो मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आपने स्टिमुलस दिया तो इट इज नॉट गोइंग टू रेस्पॉन्ड, एंड सेम वे हियर ऑल्सो वी से द एक्साइटेबिलिटी of the membrane is going to be reduced, and this hyperkalemia will produce the neuromuscular weakness. So this is the thing, that hypokalemia and hyperkalemia both are going to ultimately affect the neuromuscular tissue by producing their weakness. हाइपो से हाइपर पोलराइज्ड हो गई और हाइपर से डीपोलराइज्ड हो गई, ये रिवर्स है दोनों का, तो ये आप याद रख लेना। आई होप ये आपको समझ में आया है कंसेप्ट, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस सो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।